24 घंटों में जिस तरीके से बांग्लादेश में घटना घटी है, सरकार का रवैया है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से खामोश रहे हैं पिछले 24 घंटों से, उससे तो एक सवाल जरूर उठता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को हिंदू वोट तो चाहिए, लेकिन क्या वो हिंदुओं के लिए बात करेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे या नहीं? इस पर एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त बांग्लादेश में हो रहे जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। मैं आशा करता हूं कि यह एपिसोड आते आते या उसके बाद तुरंत नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो सोशल मीडिया पर जो चीजें हम देख रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो क्या सरकार भी रिफ्लेक्ट करेगी, बांग्लादेश को भी क्या लाल आंख दिखाएगी या लाल आंख अभी मेंटेनेंस पर चली गई है? अगर आपको मालूम नहीं है कि पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में क्या हुआ है, दीपू दास एक हिंदू, एक फैक्ट्री वर्कर, उसको एक अफवाह के बिना पर बीच रस्ते मार डालकर जला दिया और उसका लोगों ने हजारों की तादाद पर मोबाइल फोन फुटेज भी बनाया। उससे भी एक सटा हुआ जो एपिसोड चल रहा है बांग्लादेश में, वो है उस्मान हादी की हत्या, असैसिनेशन, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है सिंगापुर में इलाज के दौरान, और जिसका ब्लेम भी इंडिया पर डाला जा रहा है। दो तीन चीजें हो रही हैं बांग्लादेश में इस तरफ, और इंडिया के खिलाफ जितना आक्रोश है, जितना गुस्सा है, जितना एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, शायद ही हमने पहले कभी देखा हो। तो सरकार की इस सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी है? क्या विपक्ष पर ही सारा ब्लेम आएगा? क्या लिबरल्स पर ही सारा ब्लेम आएगा? या सरकार भी अब थोड़ा ब्लेम लेगी कि उनका जो बांग्लादेश स्ट्रेटजी था वो कंप्लीटली खराब हो चुका है, गड़बड़ा चुका है? या फिर नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी एक और पॉलिटिकल रीजन से रख रहे हैं, एक और वोटबाजी के वजह से रख रहे हैं? उसका भी खुलासा करना काफी जरूरी है। देशभक्त के एपिसोड में आज ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में क्या हुआ, दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ। 25 साल का एक हिंदू, एक फैक्ट्री वर्कर, पाइनियर निट कंपोजिट फैक्ट्री में काम करता है। माइमोनसिंह एक छोटा सा शहर है बांग्लादेश में, वहां ये फैक्ट्री में काम करता है। अब बोर्तो बाजार जो पब्लिकेशन है, उनका यह कहना है कि एक अफवाह उड़ती है शहर में कि दीपू दास ने ब्लास्फेमस स्टेटमेंट्स दिए हैं, अपमानजनक स्टेटमेंट्स दिए हैं प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, और लोग इसी बात पर आक्रोश में आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी यह बात होने लगती है और लोग इसका घेराव करना शुरू करते हैं। तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट करके लिखा है कि उनकी जानकारी के अनुसार एक और कोई फैक्ट्री वर्कर ही था जो बदला लेने की कोशिश कर रहा था, उसने ये अफवाहें उड़ाई थी। लेकिन आप जानते हो कि एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी में जब अफवाहें ऐसे उड़ती हैं, खासकर कि ब्लास्फेमस स्टेटमेंट्स की जब बात आती है, तो फिर एक मॉब इकट्ठा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, खून को प्यासा हो जाता है। और दीपू दास, और हम आपको वो विजुअल्स दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसी विजुअल्स के चलते इंडिया में अभी बहुत ज्यादा आक्रोश है। उसको बुरी तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसे लिंच कर दिया जाता है, लात मारकर उसको खत्म कर दिया जाता है। और बात यही नहीं रुकती है, उसके मृतक शरीर को फिर लटका के केरोसिन डालकर बीच रास्ते पर हाईवे के किनारे जला दिया जाता है, और लोग इसका जश्न मनाते हैं, मोबाइल पर अपना फुटेज निकालते हैं। यह दिखाता है कि बांग्लादेश कितना ज्यादा रेडिकलिज्म की तरफ जा रहा है। शेख हसीना के खिलाफ हिंदुओं ने भी बगावत की थी, शेख हसीना के खिलाफ रस्तों पर हिंदू भी आए थे। जब हमने शेख हसीना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है बांग्लादेश में उसको कवर किया था, तो हमने डिटेल में आपको यह भी दिखाया था कि कैसे हिंदू मुसलमान सब एक मिलकर एक डिक्टेटर के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन शेख हसीना का एक बेनिफिट जरूर था कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं बांग्लादेश में, उनको काबू में रखती थी, उनको कंट्रोल में रखती थी। ऑब्वियसली शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनिस की जो इंटरिम सरकार है, वो इस एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाई है। जिस राह पर बांग्लादेश को निकलना था, जिस चेंज के रास्ते पर बांग्लादेश को निकलना था, वो अब थोड़ा खतरे में जरूर दिख रहा है कि क्या ये एक्सट्रीमिस्ट ही अब बांग्लादेश पर काबू पा लेंगे, राज कर लेंगे, क्या इलेक्शन भी वो तबाह कर देंगे? उस पर अभी हम आते हैं, इंडिया की चुप्पी पर हम आते हैं। लेकिन ये समझ लेते हैं कि जो दूसरा एंगल है जिसकी वजह से बांग्लादेश में लोग आग बबूला है, वो क्या हुआ है, और उस्मान हादी कौन है? उस्मान हादी बांग्लादेश के स्टूडेंट लिबरेशन, स्टूडेंट रेवोल्यूशन में एक अहम किरदार उन्होंने निभाया था, और उसके बाद वो बन गए इनकलाब मंच के लीडर, और ये स्टूडेंट लीडर्स में एक अहम लीडर माने जा रहे थे। ढाका से ये इलेक्शन भी कंटेस्ट करने वाले थे। लेकिन जब 12 तारीख को ये ढाका में कैंपेनिंग करते हुए एक मस्जिद से निकल रहे थे, तो इन पर गोली चला दी गई, इनके सर पर गोली लगी, जिसके बाद तब भी वो बाल बाल बच गए थे, सिंगापुर ले जाया गया। आप सोचिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि जब कोलकाता में इलाज हो सकता था आधे घंटे की दूरी में, लेकिन उनको 5 घंटे की फ्लाइट में भर के सिंगापुर ले जाया गया, और वहां उनका इलाज चलता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18 तारीख को उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बांग्लादेश के लोग इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि वो सड़कों पर उतर आते हैं। हमें फिर पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा वैंडलिज्म दिखने को मिला है, आगजनी के इंसिडेंट्स हमारे सामने आए हैं। 2 खासकर एपिसोड्स हैं जो डेली स्टार और प्रथम आलो है, जो इनके प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस हैं, इनको आग के हवाले कर दिया। वो तो गनीमत है कि भैया जो जर्नलिस्ट थे वो बाल बाल वहां से बच निकले। और स्टोन पेल्टिंग हमें इंडिया के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के ऑफिस कम रेजिडेंस चिटागोंग में भी देखने को मिला। तो इंडिया के खिलाफ क्यों आक्रोश बढ़ रहा है? कहा जाता है कि जो एलिगेशन है वो ये है कि जो उस्मान हादी को जो लोगों ने मारा वो इंडिया भाग गए हैं।
अब इसमें फैक्ट कितना है, फिक्शन कितना है, ये मैं नहीं जा रहा हूं उस पर अभी, लेकिन अगर आप माने कि सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें चल रही हैं, सड़कों पर किस तरीके की बातें चल रही हैं, इंडिया को ब्लेम किया जा रहा है, तो जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है दोनों देशों के बीच में, और हर गलत चीज के लिए अभी इंडिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बांग्लादेश में। जो दोनों पेपर हैं, डेली स्टार और प्रथम आलो, ये लिबरल न्यूज़पेपर्स इनको बोले जाते हैं, और जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जो जमात है, वो बार बार चाहती थी कि इन पेपर्स पर टारगेट किया जाए। शेख हसीना के जाने के बाद भी इन पेपर्स को जलाने की कोशिश हुई थी, उस समय वो फेल हो गए थे। अब हादी के मृत्यु के बाद लोगों का सेंटिमेंट्स इस्तेमाल करके इन प्रोग्रेसिव लिबरल पेपर्स पर अटैक किया गया है। ऑब्वियसली इसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी है, मैं आपको समझाता हूं दो तरीकों से क्यों। एक तो यह भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस की इंटरिम सरकार ने इस अटैक को होने दिया, टाइम से पुलिस पहुंची नहीं थी, जबकि अलर्ट कर दिया गया था पुलिस को। यह भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस सरकार ने सोचा, इंटरिम सरकार ने सोचा कि भैया आग के हवाले अगर न्यूज़पेपर ऑफिस चले जाए तो वो बेटर है, रादर देन कि पुलिस के साथ झड़प हो या सरकार के साथ झड़प हो जिसमें और लोग मारे जाएं और सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल होने दे। तो ये जानबूझकर ये होने दिया है, एक तबका ये भी मानता है। दूसरा ये कि ये जो पेपर है, खासकर कि डेली स्टार को दिल्ली स्टार भी कहा जाता है, इसे इंडिया से क्लोज माना जाता है, उसकी वजह से भी लोगों का आक्रोश इस पेपर पर था। और दूसरा ये कि बांग्लादेश में लोगों का मानना है कि शेख हसीना ने यह काम करवाया है, शेख हसीना के सपोर्टर्स ने यह काम करवाया है। इनफैक्ट अगर आप एक रिकॉर्डिंग सुने जिसमें हादी खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले शेख हसीना और उनके सपोर्टर्स यहां पॉलिटिकल असैसिनेशन करवाएंगे, उन्हें मरवाने की कोशिश करेंगे। सुनिए। হাজার হাজার কোটি টাকা নতুন করে হাসিনার সাথে মিটিং করেছে, ইলেকশনের আগে বড় বড় ফিগারকে এখানে অ্যাসাসিনেশন করা হবে, গুপ্ত হত্যা করা হবে। পুরো এখানে ভারতীয় আধিপত্যবাদ এখানে সবথেকে বেশি অ্যাক্টিভ আছে। तो ये उस्मान हादी फिगर इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका इंडिया से क्या लिंक है? इंडिया का नाम इसके असैसिनेशन में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसे एज अ प्रोमिनेंट एंटी इंडिया वॉइस देखा जाता है। हमने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया है कैसे बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस कॉन्स्टेंटली बिगड़ते ही आए हैं, और अब एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है उसे हार्वेस्ट किया जा रहा है। और उस्मान हादी जैसे जो पॉलिटिशियंस थे, अपकमिंग न्यू पॉलिटिशियंस थे, वो इस एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हार्वेस्ट करके अपने लिए एक वोट बैंक बना रहे थे। हादी का कहना है कि देखो भाई, बांग्लादेश को आप ही के होम मिनिस्टर ने बांग्लादेशियों को टर्माइट्स बताया था। अमित शाह का जो बयान था कि बांग्लादेशी जो टर्माइट्स हैं, वो बांग्लादेश आज तक ये स्टेटमेंट भूला नहीं है। इस बात को लेकर काफी आक्रोश है बांग्लादेश में। उसके बाद हादी का बार बार यह कहना था कि इंडिया ने शेख हसीना को पनाह दी है, उसके सेफ हाउस से उसे निकालो, बांग्लादेश वापस भेजो। इस बात पर कॉन्स्टेंटली हार्प करके उन्होंने अपना एक सपोर्ट बेस जरूर बनाया है। हादी और बहुत सारे जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, उनका यह भी कहना है कि इंडिया ने बार बार बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया है। यह इंटरफेरेंस उन्हें नहीं चाहिए, एक नेबर के तौर पर उन्हें इंडिया चाहिए, नॉट एज अ मास्टर। और सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट रहा है पिछले कुछ दिनों में वो ये था कि जब हादी ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैप को सर्कुलेट किया, शेयर किया, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का एक इमेज बनाया गया है। जिस तरीके से हम ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी इसी तरीके की पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, जहां सिराजुद्दौला ने जो लैंड खोया था, वो सिराजुद्दौला का लैंड हम वापस लेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जिससे काफी डिप्लोमेटिक तनाव और बढ़ गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। और एक लास्ट पॉइंट, जो कल्चरल फैसिज्म की बात करते हैं कि बांग्लादेश के चैनल्स इंडिया में ब्लॉक्ड हैं और इंडियन चैनल्स बांग्लादेश में आकर बिजनेस करते हैं, हादी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो ये सारी चीजें मिलके अभी एक एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हैं। अब इसमें मोहम्मद यूनिस की सरकार को समझ में आ चुका है कि भाई अब पानी सर के ऊपर से निकल सकता है और अगले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगले 2 महीने तक अगर मोहम्मद यूनिस की सरकार, जो इंटरिम सरकार है, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाती है, तो बांग्लादेश का सबसे एम्बिशियस ये जो रिफॉर्म एजेंडा है, ये जो इलेक्शन का एजेंडा है, जो फरवरी 12 को होने वाली है, वो पूरा तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस ने एक बहुत ही डिटेल्ड, उनकी सरकार ने, इंटरिम सरकार ने एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज जारी किया, ट्विटर पर भी जारी किया, सिटीजंस को बोला कि भैया आप किसी भी तरीके का मॉब वायलेंस नहीं कर सकते हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं वो देश को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वी स्ट्रांगली अनइक्विवली कंडेम ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, आर्सन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, और सोचिए बांग्लादेश कैसे एक पड़ाव पर है जब यूनुस कहते हैं दैट दिस इज अ क्रिटिकल मोमेंट इन आवर नेशंस हिस्ट्री व्हेन वी आर मेकिंग अ हिस्टोरिक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन क्या है मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। वी कैन नॉट एंड मस्ट नॉट अलाउ इट टू बी derailed by those few who thrive on chaos and reject peace। तो बांग्लादेश को chaos की तरफ ले जाने की कोशिश तो जरूर हो रही है, कौन कर रहा है ये एक बड़ा सवाल है। The upcoming elections and referendum are not merely political exercises, they are solemn and national commitment। और तभी वो उस्मान हादी की बात करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लोगों को मने भीख मांग रहे हैं कि आप अब रिस्ट्रेंट दिखा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दो, और माफी भी मांग रहे हैं डेली स्टार, प्रथम आलो और जो न्यू एज के एडिटर हैं जिनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ कि भाई जर्नलिस्ट को इस तरीके से आप अटैक नहीं कर सकते हो। वी
also wholeheartedly condemn the lynching of a Hindu man. There is no space for such violence in New Bangladesh. The perpetrators of this heinous crime will not be spared. वैसे 7 लोग अरेस्ट तो हुए हैं, अब देखने की बात है कि कितनी पनिशमेंट होने वाली है, कितनी पनिशमेंट नहीं होने वाली है। लेकिन ये इतना टेंस फेस क्यों है और इस तरीके का जो वायलेंस है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो प्लान्ड क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। फरवरी 12 को बांग्लादेश के इतिहास में शायद सबसे क्रिटिकल इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शंस आते हैं जाते हैं बांग्लादेश में, बहुत बार नहीं भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम भी होगा। अब जुलाई चार्टर जो बनाया गया है उसमें बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री का जो बांग्लादेश में जो कद था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। शेख हसीना ने धीरे धीरे बहुत सारा पावर अपने पास अक्यूमुलेट कर लिया था, तो प्रधानमंत्री के जो पावर्स है वो कम होने की बात है, प्रेसिडेंशियल पावर्स है वो ज्यादा होने की बात है। यूनिकैमरल से बाई कैमरल, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा होते हैं उसी तरीके से वो बाई कैमरल लेजिस्लेशन लगाने की बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्निफिकेंट सुधार, चेंज की बात हो रही है, लेकिन लोगों को इसको रेटिफाई करना होगा। तो वो 2 बैलेट देंगे, एक अपने एमपी को सिलेक्ट करने के लिए जो भी वो चाहें, और दूसरा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लोगों को मंजूर है या नहीं। तो ये 12 फरवरी का मैंडेट, ये रेफरेंडम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको तितर बितर करने के लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे। सबसे पहला इल्जाम ऑब्वियसली लगता है आवामी लीग को। आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप इलेक्शंस करवा रहे हो तो चाहे वो पार्टी क्रूर रही हो, डिक्टेटोरियल रही हो, आप शेख हसीना को बैन कर दो, लेकिन आवामी लीग को पार्ट लेने दो इलेक्शन में, क्योंकि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बाद में। लेकिन आवामी लीग को बैन कर दिया गया है, गिवन इट्स पास्ट और गिवन जिस तरीके से आवामी लीग ने स्कैमिंग की थी और दूसरे पार्टीज को बैन किया था। तो बीएनपी को बोला जा रहा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो जमात है, जो हार्डलाइनर्स हैं, उनका भी एक रिटर्न हो सकता है। तो अब ये वायलेंस कौन करा रहा है, ये केओस कौन करा रहा है, इसका जवाब साफ अभी बांग्लादेश के पास नहीं है। और जब नहीं है तो आक्रोश में लोग इंडिया को ही ब्लेम कर रहे हैं। अभी जो इंडिया के इंटरेस्ट में भी है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी हो, लेकिन अगर 2 महीने तक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो तो बांग्लादेश बहुत बुरे केओस में फिसल सकता है। अब आते हैं असली सवाल पर कि इतना सब कुछ होने के बाद सोशल मीडिया पर इतना हाहाकार हो रहा है। प्रियंका गांधी ने बाय द वे संसद में भी यह बात कही कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को एनालाइज करेगी, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत होगी कि किस तरीके से हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है। सुनिए क्या क्या कहा था प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो जब इतना कुछ हो चुका है, और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू खतरे में आ रहे हैं, हिंदुओं के अगेंस्ट अटैक पहले भी हुआ है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने पहले भी बोला था कि हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, अब भी बोल रहे हैं पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अब हमने पता करने की कोशिश की बांग्लादेश के एक्सपर्ट से भी कि अगर इंडिया इस मामले को उठाता है इंटरनेशनल स्तर पर तो बांग्लादेश क्या करेगी। क्या बांग्लादेश को यह नहीं लगता है कि इनको ये चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है। हमें जो पता चला एक्सपर्ट से और जो डिप्लोमेट से, उनका यह कहना है कि जरूर इसको रोकने की जरूरत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसीलिए लिटरली माफी मांगी है मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार ने कि हम इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर इंडिया इस चीज को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाए तो हम भी पलट वार करेंगे, हम भी दिखाएंगे कि इंडिया का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। और कुछ आंकड़े भी हमारे तरफ फेंके गए हैं, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वॉच ने मई 2015 और दिसंबर 2018 के बीच में जब एनालिसिस किया तो 100 काउ रिलेटेड अटैक्स उनको मिले और 44 डेथ्स रिपोर्ट किए गए हैं बेसिस ऑन काउ एंड बीफ रूमर्स के बारे में। अगर आप रॉयटर्स इंडिया स्पेंड की बात करें तो 2010 से 2017 के बीच में उन लोग ने 30 तो कंफर्म डेथ्स आके हैं ओनली बिकॉज ऑफ काउ विजिलेंटिज्म एंड काउ डेथ एंड बीफ रिलेटेड वायलेंस। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओप्रेस्ड उसकी रिपोर्ट की बात करें तो 2014 से 2022 के बीच में 8 साल में 206 इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस है बेस्ड ऑन आइदर काउ वायलेंस और बीफ रूमर्स। तो ये जो आंकड़े हैं ये दिखाते हैं कि हमारे देश में पिछले 10 साल में करीबन 80 लोग तो मारे ही गए हैं, और जितने अटैक हुए हैं वो तो भूल जाइए। इसको हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कल अगर हम यही चीज बांग्लादेश के सामने उठाए कि आप इस तरीके से हिंदुओं को लिंच कैसे कर रहे हो, बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश कैन आल्सो कम बैक एंड से देखिए आपके देश में क्या हो रहा है, आपकी क्या मॉरल अथॉरिटी है माइनॉरिटीज के राइट पर बात करने के लिए, लिंचिंग के बारे में बात करने के लिए। तो एक तो बात यह हो गई कि हमारा कोई मॉरल राइट नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक और प्रॉब्लमैटिक चीज यह हो सकती है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जानबूझकर इस पर चुप्पी रख रही है। बंगाल के इलेक्शंस बहुत जल्द आने वाले हैं और बगल में ही है बांग्लादेश। अब हो सकता है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स खेला जा रहा है हमारे देश में, उसमें यह बेटर रहेगा कि बांग्लादेश के वायलेंस को आप इस्तेमाल करो बंगाल के इलेक्शंस में दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में बढ़ रहा है, उसी तरीके का एक्सट्रीमिज्म बंगाल में भी बढ़ जाएगा। इसीलिए एक पार्टी हेतु को ही आपको वोट देना चाहिए और जो इनकम्बेंट सरकार है उसे बाहर निकाल देना चाहिए। बहुत सारे एनालिस्ट का यह मानना है कि यह जानबूझकर भी चुप्पी रखी जा रही है क्योंकि सरकार को मालूम है कि वो अभी बांग्लादेश के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती है, और दूसरा कि इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, घटिया ओछी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है। आइदर वेज
सवाल अगर आप पूछोगे कि क्या नरेंद्र मोदी बचाने आ रहे हैं हिंदुओं को बांग्लादेश में, तो मेरे ख्याल से जवाब नहीं है। वो ज्यादा फोकस्ड होंगे कि जो बंगाल में हिंदू हैं उनको डराने में, उनको धमकाने में, उनको फुसलाने में, क्योंकि बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन एंड में तो बांग्लादेश में जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो 2 अगले महीने हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है आपके लिए। आपको जो भी लगे इस वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप एक बात जरूर समझ लीजिएगा कि आपको डिरेल करने की कोशिश हो रही है। एक इतने बड़े लीडर को, स्टूडेंट लीडर को इसी तरीके से कोल्ड ब्लड में शूट डाउन करना एक साजिश ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है, और ऐसे इंस्टेंसेस आगे भी आ सकते हैं। तो इसीलिए लोगों को अपना आपा भी नहीं खोना है, लोगों को माइनॉरिटीज को अटैक भी नहीं करना है, लोगों को यह बात पर फोकस करना है कि सिर्फ 2 महीने दूर जो इलेक्शन होने वाले हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम होने वाला है उसे कोई फेल ना होने दे, वो पूरी पारदर्शिता से और वो पूरे जोर शोर से है। तब शायद आप बोल सकते हो कि पूरी दुनिया गलत थी हमारे बारे में, हमारा रेवोल्यूशन फेल नहीं हो गया। अगर आपने इन वायलेंट इंसिडेंट्स को और तूल पकड़ने दिया, अगर आप और आगजनी करने लगे, चाहे इंडिया की एम्बेसी हो या प्रथम आलो हो, उसको आग लगाने लगे, तो फिर जो लोग बोल रहे थे कि जुलाई का रेवोल्यूशन एक ढकोसला था, जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन था वो बेकार था, वो काउंटर रेवोल्यूशन था, वो प्लांटेड था, वो फॉरेन कंट्रोल था, तो वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे और बांग्लादेश का जो यूथ है वो फेल कर जाएगा। सो बांग्लादेश के लिए काफी टफ टाइम है, बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं उनके लिए भी काफी टफ टाइम है, जिस तरीके से उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है। लेकिन उनको बचाने के लिए आज इंडिया में किसी के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, उनको खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। और बांग्लादेश के युवाओं को यह देखना पड़ेगा कि सिर्फ वही नहीं, माइनॉरिटीज भी सब मिलकर एक साथ काम करके आगे बढ़े और ये जो रेवोल्यूशन हुआ था पिछले साल उसको सक्सेसफुल करें, एक सक्सेसफुल इलेक्शन करें और एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक रेफरेंडम जो है उसे पारित करें।